मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज संडे है और ये दोपहर का टाइम है। खाना खा लिया आपने और खाना खाने के बाद अगर छाछ पी लिया तो नींद बहुत आ गई और मुझे भी आ रही है। पर सो गया होता ना तो सपना ज़रूर आता कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, फिर सुकून के साथ सोता हूँ। वीडियो जो हमारा है वो कुछ आपके क्वेरीज़ थे उसके ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि अभी जीपीएससी का नया कैलेंडर आया है तो उसमें कुछ वैकेंसी आई हैं। तो सारी वैकेंसी की तो नहीं, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दो स्पेसिफिक वैकेंसी जो कि आरटीओ से रिलेटेड हैं। एक है एआरटीओ का, दूसरा है एएमबीआई का। इसके पहले दो वैकेंसी ऑलरेडी आके जा चुकी हैं जो कि एई से रिलेटेड हैं। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने GWSSB एई दिया है, GMB का एई दिया है और उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उनके सामने एक चैलेंज आ रहा है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या फिर एआरटीओ की करें या फिर एएमबीआई की करें। और कुछ लोगों का ये भी इशू है कि अगर मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब मैंने बीटेक किया है और मेरे परसेंटेज भी 65 हैं, तो मैं एआरटीओ पे ज़्यादा फोकस करूँ या एएमबीआई पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो यही पूरा अल्टीमेटली मैटर है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। शुरुआत हम करते हैं जो आपके रिटन एग्ज़ाम हो चुके हैं। जो कैंडिडेट ऑलरेडी GWSSB का एई दिए हैं, GMB का एई दिए हैं और उनका मार्क्स इस रेंज में है कि निकल जाएगा, उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, उनको इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए या बाकी ये जो दो रिटन एग्ज़ाम हैं इन पे फोकस करना चाहिए। तो एक चीज़ आपको समझना है कि अगर एएमबीआई को हम छोड़ दें तो जो एआरटीओ है उसमें आपका वही पैटर्न रहने वाला है जिसमें इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपने एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है जहाँ पे आपको इंटरव्यू आने के चांसेस हैं। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है तो नौकरी मिल जाएगी। पर एआरटीओ में तो अभी रिटन भी नहीं हुआ है। तो मेरा सजेशन उन कैंडिडेट्स को ये होगा कि अगर आपके ठीक मार्क्स हैं JWSSB के एई में, GMB की एई में, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। अभी इंटरव्यू का ऑलरेडी मैंने कुछ डिस्कशन किया हुआ है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सब में नहीं जाएंगे। पर मैं ये कहूँगा कि आप एकदम से जंप करके एआरटीओ पे मत आ जाओ कि मैं वो इंटरव्यू छोड़ देता हूँ या फिर पढ़ता ही नहीं हूँ, बस अब एआरटीओ ही बनना है या फिर एएमबीआई आ गया मुझे एएमबीआई बनना है। यहाँ पे एग्ज़ाम निकालना है, वहाँ पे ऑलरेडी आप उस अपॉर्चुनिटी को क्रॉस कर चुके हो, तो आप शेड्यूल बना लो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कि डेली 2-3 घंटे या 4 घंटे मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद मुझे रिटन में आपको रिवाइज़ ही करना है। अगर आपके मार्क्स उधर अच्छे आए तो मतलब बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ा ही होगा। और चूँकि आरटीओ की भी वैकेंसी तो आपने आरटीओ का भी दिया होगा तो उसका सिलेबस आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एआरटीओ एक बड़ी पोस्ट होती है, एमबीआई को भी जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी टाइम बाद मिलती है, मतलब 8 से 10 साल लग जाते हैं एक एमबीआई को एआरटीओ की पोस्ट तक पहुंचने में। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 5-6 साल से एमबीआई में सर्व कर रहे हैं, एमबीआई हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, उनका भी मूड है कि उनको एमबीआई देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि उनका तो प्रमोशन होने वाला होगा, क्योंकि मिनिमम एज पर डॉक्यूमेंट बने तो 5 साल ही होता है। हालांकि 5 साल में होता नहीं है, बट 5 साल में आप क्वालिफाई हो जाते हो एआरटीओ बनने के लिए। तो अब तो वो क्वालिफाई होने वाले हैं, फिर उनको क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि सबका प्रमोशन भी नहीं होता और होगा कब होगा, किसका होगा, ये सब वो फाइनल नहीं होता है। तो लोग तो यही सोचेंगे भैया कि जो इतने साल बाद बनेंगे नहीं बनेंगे, उससे अच्छा अगर 1 साल में मिलता है। और जो कैंडिडेट एमबीआई में सेलेक्ट हुए हैं, पिछली बार के जो एएमबीआई में सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे लोग तो नहीं कह सकता मैं ऐसे, बट काफ़ी सारे लोग उसमें से ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि ये आरटीओ की प्रिपरेशन करें और उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा। ऑलरेडी एग्ज़ाम निकला हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, वही चीज़ें पढ़ना है जो पहले से पढ़ा हुआ है। तो एक चीज़ आप मान के चलो कि एआरटीओ में बहुत कंपटीशन होने वाला है। हालांकि सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे, एक जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड भी लोग पूछते हैं कि मेरा थोड़ा सा कम है, हो जाएगा कि ना। मैंने पहले ही बताया था एडवर्टीजमेंट डिस्कस करते हुए कि थोड़ा कम हो, ज़्यादा कम हो, 65 से कम है तो नहीं होगा। वो थोड़ा सा आपके कंपटीशन को कम करता है, मगर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो 65 हैं वो सीरियस कैंडिडेट होंगे जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, या तो लेबोरियस होंगे या तो टैलेंटेड होंगे, दोनों में से एक होंगे या तो दोनों होंगे। तो ये यहाँ पे आके तो आपको अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं। तो अगर आप एआरटीओ के बारे में सोच रहे हो तो ये सारा चीज़ें आप ऐड कर लेना। अभी के सिनेरियो में
आज के पहले 2017 में पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट क्या गया था, कट ऑफ क्या गया था, वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। अभी कट ऑफ क्या जा रहा है, अभी कैसे लोग उसमें आएंगे, उसके बारे में सोचिए। एक तो जो लोग पहले से सर्व कर रहे हैं वो आपके कंपटीशन में हैं, दूसरे उनसे अच्छा कंपटीशन देने वाले वो हैं जो अभी सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो एई में हैं, जिनका मतलब अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो लोग भी तैयारी करेंगे। तो अगर आप नए हो या पुराने हो तो ये सारा कैलकुलेशन मैथ के हिसाब से बैठा लेना। हाँ, पर उनको मेरा सजेशन ज़रूर रहेगा जो एई वाले हैं कि आप इंटरव्यू को एकदम से निगलेक्ट मत करो। इंटरव्यू आपका कभी भी आएगा, फिर 10 दिन 5 दिन कितना दिन का टाइम मिलेगा कुछ पता नहीं, फिर आपका एक अपॉर्चुनिटी आपके एक गलती की वजह से मिस हो जाएगी। तो अगर आप इंटरव्यू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए और इंटरव्यू के लिए पढ़िए, ढंग से पढ़िए। मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू के लिए प्रेफरेबल होगा कि आप एनपीटीईएल की वीडियो ज़रूर देख लें, जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, इंट्रो वाली तो देख ही लें। ये तो रहा हमारा ARTO और एई के कन्फ्यूज़न वाली बात। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी रिसेंट बीटेक कर रहे होंगे या फिर कर भी लिया होगा या प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो दोनों में एलिजिबल होंगे। वो MBI में भी एलिजिबल होंगे और ARTO में भी एलिजिबल होंगे क्योंकि परसेंटेज ठीक होंगे। तो वो सोच रहे हैं कि किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस तो होने वाला है। जैसे ARTO का पुराना वाला सिलेबस था वो तो काफ़ी डिफरेंस था, उसमें तो 100 मार्क्स का वो भी है, टेक्निकल है। अभी नए वाले सिलेबस में लेट्स सी कि क्या क्या ऐड करते हैं। मुझे लगता है कि चेंजेज होंगे और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड सब्सट्रैक्ट हों, वो देखना है। अभी वो सारी चीज़ें टेंटेटिव ही हैं जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो उनके लिए भी पहले वाली सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस किया क्रॉस चेक आप कर लेना एक बार कि किस में कैसा, क्योंकि ARTO में सीट 7 है। वैसे सीट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। हाँ, अगर यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल रहता है और अगर नॉन टेक्निकल में आप अच्छा हो, मतलब जो लोग अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है तो आपको ज़रूर ARTO का चांस लेना चाहिए। क्योंकि एक MBI को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक MBI को ARTO बनने में तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम। मतलब पता चलेगा कि आप अगर 30 साल पे सिलेक्शन होते हो तो भाई रिटायरमेंट के कगार पे आ जाओगे आप, तो उसमें भी बन पाओगे नहीं बन पाओगे इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप देख लो, एक तरफ आपके पास हायर पोस्ट है, ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पावर है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, काफ़ी सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे, कुछ 40 से 50 का स्टाफ होगा जो आपको रिपोर्ट करेगा। तो एक अथॉरिटी भी है, एक पावर भी है, एक सोशल रिस्पेक्ट भी है ARTO में। बट उसके साथ साथ आपको एक मतलब अच्छा खासा कंपटीशन भी देना पड़ेगा। उसमें इंटरव्यू के भी वेटेज ज़्यादा होंगे ARTO में, ध्यान रखना। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 50% होगा, जो पुराना पैटर्न है उसके हिसाब से। नए वाले में रिटेन करते हैं वो वाला कि नहीं करते हैं वो देखने वाली बात है, बट पुराने के हिसाब से हम डिस्कस करें तो वो वेटेज भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर AMBI को आप टारगेट करते हो तो AMBI में थोड़ा मैं कहूँगा कि जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट हैं, जो पुराने क्वालिटी वाले हैं, जो पुराने बच्चे प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत फियर रहता है ना हमारे अंदर कि अरे यार लोग कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं एक साल में निकालूंगा क्या। कई सारे लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब पढ़ लिए हैं, तो उनसे मैं कैसे कम्पीट करूँगा, स्पेशली जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आप अगर AMBI करते हो तो देखो अभी AMBI की भी वैकेंसी आई थी, 93 थी। MBI की भी वैकेंसी आई थी, AE की भी 100 वैकेंसी थी, फिर इसमें भी कुछ 25-30 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है GMB की AE में, फिर कई जगह डबल AE की थी। तो इस तरीके की क्लास 3 से ऊपर वाली या क्लास 3 वाली काफ़ी सारी वैकेंसीज गई हैं, जिसमें आप ये मान के चल सकते हो कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो प्योर हैं, जो क्रीम हैं कह सकते हो, दूध के ऊपर वाले क्रीम जो हैं, जो काफ़ी टाइम से मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे सिलेक्शन के लिए, उनका राउंड टू राउंड सिलेक्शन हो गया है। तो वो एक तरह से कंपटीशन कट तो हुआ है AMBI के लिए। तो AMBI के केस में कंपटीशन कम रहेगा। हालांकि ऐसा आप नहीं कह सकते कि मतलब बिना पढ़े जाएंगे हो जाएगा, बट कंपैरेटिवली देखो तो AMBI में कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि क्लास 3 या क्लास 3 से ऊपर वाली काफ़ी पोस्ट गई हैं इस साल, जिसमें वो सारे बच्चे जो अच्छे हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हो गया है। ठीक है, जिनका जिनका रिजल्ट आया उनमें हो भी गया है काफ़ी लोगों का होगा भी आगे। तो आप सेफ साइड के लिए MBI चूज़ कर सकते हो। डिप्लोमा वालों के पास तो कोई चांस नहीं है, उनको तो MBI के साथ ही जाना पड़ेगा। बीटेक वाले हो तो देख लो, अगर आपके फंडामेंटल ठीक हैं, आप compete कर सकते हो, नॉन टेक्निकल अच्छा है तो ARTO चूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है तो ARTO ज़रूर चूज़ करना चाहिए आपका। एवरेज है तो मैं कहूँगा कि MBI के साथ जाओ।
क्योंकि एवरेज में तो फिर कंपटीशन बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो और आपको लगता है कि मैं नॉन टेक्निकल कम टाइम दे के भी अच्छा कर सकता हूँ, टेक्निकल में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप ARTO के साथ जा सकते हो। ये सब मेरे सजेशंस हैं, ठीक है। हर आदमी का अपना पर्सनल कंस्ट्रेन होता है, वो उसके पर्सनल लेवल का होता है, वो अलग हो सकता है, ठीक है। हर आदमी की कैपेबिलिटी मैं यहाँ पे बैठ के आपको नहीं देख सकता, नहीं आपको जज कर सकता हूँ। आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। हर आदमी अपने आप को भली बात जानता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हाँ, अलग बात है अंदर थोड़ी सी फियर रहती है, कोई थोड़ा सपोर्ट कर देता है तो लड़ लेता है आदमी। मगर कभी ये भी देखा होगा आपने ना कि एक कमज़ोर आदमी है और उसको 4 लोग चढ़ा देते कि अरे अरे तू क्यों नहीं लड़ सकता, तू कर सकता है, और बेचारा ताव में आके एक बलवान को, एक सबल को गाली गलौज कर लेता है, फिर जो 4 थप्पड़ खा जाता है, जो चढ़ाए थे तो भाग लेते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो फिजिबल एरिया जो है जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उसको जंप नहीं मार देना है। जंप मार के पता चले कि रेड लाइन क्रॉस कर गए आप और पॉइंट्स ही नहीं मिले। तो जो फिजिबल एरिया है आपके लिए जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वो आपको शॉर्ट आउट करना है कि आप किसके लिए बेहतर बने हो। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि AMBI की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करवाइए। हाँ, मैं बिल्कुल इनपुट दूंगा। अभी तो आपका एडवर्टीजमेंट भी बाकी है, बट आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका पूरा सिलेबस कराया हुआ है। पूरा सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिप फाइल के फॉर्मेट में। पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट बनाई गई है। एक अलग से AMBI की प्लेलिस्ट है जिसमें उन सारे प्लेलिस्ट को ऐड किया गया है। तो आप मनु एकेडमी में सर्च कर सकते हो, चैनल में जाइए, चैनल ओपन करिए, नीचे आप स्लाइड करके देखोगे तो एग्ज़ाम वाइज मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, फोल्डर बना रखा है, बेसिकली प्लेलिस्ट का फोल्डर है वो। तो वो फोल्डर में जहाँ से भी आपका जो भी पसंदीदा है वहाँ से स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। पहले जो पसंद का वो पढ़िए, ट्राई करिए कि पहले कॉमन वाला पढ़ें। बाद में अगर आपका मूड चेंज होता है, जैसे कि ARTO और AMBI में टेक्निकल तो कुछ कॉमन ज़रूर होंगे, तो कोशिश करो कि आप पहले कॉमन वाले से स्टार्ट करो। बाद में अगर आपका माइंड चेंज होता है कि अरे यार मैं तो हूँ, अब पहले पहचान नहीं पाया था, पढ़ रहा हूँ तो अब लग रहा है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो बाद में मूड चेंज हो तो एटलीस्ट जो कॉमन सब्जेक्ट हैं दोनों के लिए वो आपकी प्रिपेयर्ड रहे, तो स्विच कर सकते हो आप। तो पहले कॉमन सब्जेक्ट प्रिपेयर करें, फिर इसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे इसी साइड जाना है तो स्पेसिफिक जो उसका सिलेबस है वो पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये कुछ मेरे सजेशन हैं। आपके जो क्वेरीज आ रहे हैं उससे पता चलता है कि आप किस बीच में लटक रहे हो, बट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा। और एक बार फिर से मैं अपनी बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपके GMB JW SSB में अच्छे मार्क्स हैं तो प्लीज़ आप इंटरव्यू के लिए पढ़िए। इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपके रिटन की मेहनत बेकार चली जाएगी और फिर से आप जहाँ थे वहीं पे आ जाओगे और स्टिल फिर से आपको शुरू से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम फिर अच्छा हो, इस बात की भी क्या गारंटी कि आपने सारा पढ़ लिया और एग्ज़ाम में अच्छा ही परफॉर्म करके आओगे। तो बहुत सारे कंस्ट्रेन होते हैं एग्ज़ाम के। तो अगर आप वहाँ तक एक स्टेज क्रॉस करने वाले हो तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये मेरा सजेशन रहा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा लोगों की क्वेरीज हुई कुछ तो वीडियो आ जाएगी। और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए मिलेंगे। जय हिंद।